हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा वॉइस वीडियो सब ओके? एक बार जरा फटाफट से बताएं चैट पे, वॉइस वीडियो सब ओके? वॉइस वीडियो ऑल गुड? चलिए, हम लोगों का एनपीओ टॉपिक चल रहा था और एनपीओ के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक बेसिक बातें जो हैं वो की थी कि एनपीओ क्या होता है। एनपीओ एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए जो है वो काम करता है। ओके, एनपीओ और एनजीओ में फ़र्क होता है। एनपीओ और एनजीओ में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि एनजीओ सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, एनपीओ जो काम करता है अपने पास सिर्फ और सिर्फ मेंबर के वेलफेयर के लिए जो है वो काम करता है। हमने ये पढ़ा था कि एनपीओ में कुछ छोटे छोटे आपके टॉपिक्स आते हैं और कुछ बड़े टॉपिक्स आते हैं। इसमें मैंने आपको 4 टॉपिक बताए थे। एक आपका आता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एक आपका ये टॉपिक आता है, दूसरा आपका टॉपिक आता है सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग, तीसरा आपका टॉपिक आता है यहाँ पे कंजम्पशन अकाउंटिंग, और चौथा यहाँ पे टॉपिक आता है फुल फ्लेज क्वेश्चंस। यहाँ पे एग्जाम में जो आना ही आना है वो आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें से मैंने अभी आपके साथ सिर्फ एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग डील किया है। अभी ये 2 टॉपिक मुझे डील करने हैं। आज मैं आपके साथ फुल फ्लेज क्वेश्चंस डील करूंगा, जो बड़े सवाल होते हैं उनको कैसे किया जाए। ओके, तो लिखें, अपनी अपनी कॉपीज में लिखेंगे, कुछ नोट्स आपने लिखना शुरू करना है। आइए लिखें, हेडिंग डालेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चंस इन एनपीओ। एनपीओ में जो बड़े सवाल आएंगे वो किस तरीके से हमें करना है, फुल फ्लेज क्वेश्चंस इन एनपीओ। इसमें लिखेंगे स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो, आपके सवाल में आपको एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, आपने उस रिसीट पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंसेस को छांटना है। जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज, मान लीजिए कि मैंने आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया। रिसीट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में रिसीट्स होती है, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स होती है। मतलब डेबिट साइड में जितना पैसा आया, क्रेडिट साइड में जितना पैसा गया वो होता है। अब पैसा अनेक रीजन की वजह से आ सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे पे पैसा आया अपने पास जो है सेल ऑफ एसेट करके, मैंने अपने कोई एसेट बेचे, उनसे मेरे पे पैसा आया। मैं आपसे कहूं कि मेरे पे एनपीओ में इंटरेस्ट से पैसा आया, ब्याज से पैसा आया। मैं कहूं कि भाई मुझे एनपीओ में लॉकर रेंट से पैसा आया। लॉकर रेंट का मतलब होता है कि जो एनपीओ के मेंबर्स होते हैं, हम उनको एक लॉकर देते हैं, तो उस लॉकर का भाड़ा हम उनसे वसूल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ पैसा सब्सक्रिप्शन से आया, हमारे पास कुछ पैसा रेंट से आया, कुछ पैसा डोनेशन से आया, कुछ हमने लोन लिया, लोन टेकन, क्योंकि रिसीट्स का मतलब है कहाँ कहाँ से पैसा आया। इसके अलावा पेमेंट्स, पेमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं? एनपीओ में जो हमारा स्टाफ है उनको हम सैलरी देंगे, हमने अपना कोई रेंट वगैरह भरा हो सकता है, हमने अपना कोई रिपेयर्स कराया, रिपेयर्स ऑन इक्विपमेंट्स, कोई हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं उनको हमने मरम्मत करवाई, हमने कुछ इक्विपमेंट परचेज ही कर लिए, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, और हमने कुछ लोन रीपे भी कर दिया। तो कुल मिला के ये है, आपको रिसीट्स में सारा जहां जहां से पैसा आता है वो गिवन होता है, और आपको पेमेंट्स में जहां जहां पैसा जाता है वो गिवन होता है। नाउ द थिंग इज कि फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने ढूंढना है, इनमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपका इनकम है और कौन आपका एक्सपेंस है। अब आप कहोगे सर सारी रिसीट ही मेरी इनकम है। नहीं, ऐसा नहीं। इनकम का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो रेगुलर बेसिस पे आपको मिले। एक्सपेंस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आप रेगुलर बेसिस पे इनकर करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आप एक आधी बार खर्चा कर दो, जैसे मैं माफ करता हूं। देखो, रिसीट्स में इनकम क्या क्या है? ब्याज मिलना इनकम है, लॉकर का रेंट मिलना इनकम है, सब्सक्रिप्शन मिलना इनकम है, रेंट मिलना इनकम है, डोनेशन मिलना इनकम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सेल ऑफ एसेट, ये इनकम नहीं है।
आदमी अपने एसेट ही बेच रहा है, आदमी ने अपनी कोई बिल्डिंग ही बेच दी, कोई मशीनरी बेच दी, ये एक इरेगुलर एक्टिविटी है, इसको आप इनकम नहीं बोल सकते। तो अपना कोई एसेट बेचना इज नॉट योर इनकम, बट आप अपना कोई एनपीओ करके उससे इनकम ले रहे हो तो वो आपका इनकम है, क्योंकि एनपीओ का वर्क कर कर आपको पैसा मिल रहा है तो वो सब आपकी इनकम है। और बगैर वर्क करे, कोई वर्क आपने नहीं करा, आपने अपना कोई पुराना ही एसेट बेच दिया, कोई फर्नीचर गंदा हो गया था वो बेच दिया, कोई मशीन खराब हो गई थी वो बेच दी, ये सब इनकम में काउंट नहीं होता। सिमिलरली आपने बाजार से कोई लोन लिया, ये लोन भी आपकी इनकम में काउंट नहीं होगा। नाउ ऐसे पेमेंट्स है, सैलरी आपका खर्चा है, रेंट खर्चा है, रिपेयर जो आप करा रहे हो वो भी खर्चा है। और अगर आपने कोई एसेट परचेज ही कर लिया, ये कोई खर्चा नहीं होता। आपने कोई लोन रीपे करा, ये कोई खर्चा नहीं होता। मतलब कोई भी चीज आपके एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड है तो आपको उनको अलग करना है, आपको पहले फाइंड आउट करना है कौन इनकम कौन एक्सपेंस। तो यहां पे मैं नोट लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नोट में लिखेंगे रिसीट पेमेंट अकाउंट, जो रिसीट पेमेंट अकाउंट आपके क्वेश्चन में गिवन होता है, मे हैव, इसमें हो सकता है एसेट लायबिलिटी एंड इनकम एक्सपेंस। रिसीट पेमेंट अकाउंट में लगभग सभी चीजें होती है, इसमें एसेट लायबिलिटी भी होते हैं, इनकम एक्सपेंस भी होते हैं। देयरफॉर वी नीड टू फाइंड इनकम एक्सपेंस फर्स्ट। देयरफॉर हमें इनकम एक्सपेंस को पहले फाइंड करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंस फाइंड करे तो जितनी चीजें मैंने ये हाईलाइट करी हैं ये सारी मेरी इनकम्स हैं, और जितनी चीजें मैंने यहां हाईलाइट करी हैं ये सारे के सारे मेरे एक्सपेंस हैं। ध्यान रखना, पेमेंट से एक्सपेंस पता चलेंगे, रिसीट से इनकम पता चलेगी। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। ओके, स्टेप नंबर 2, वंस इनकम एंड एक्सपेंसेस आइडेंटिफाइड, जब हमें इनकम एक्सपेंस आइडेंटिफाई हो जाए तो हमें उनको पोस्ट करना है। पोस्ट देम इनटू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप उनको पोस्ट करोगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जैसे ही आपको इनकम एक्सपेंस पता चल जाए आप इनको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालोगे, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालोगे विद एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट क्या होती है? एडजस्टमेंट ये होती है कि जो भी इनकम एक्सपेंस आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट से मिला, आपने उसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड करना है और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का माइनस करना है, और उसी तरह से एडवांस प्रीवियस ईयर का ऐड करना है और एडवांस करंट ईयर का जो माइनस करना है। ऐसा करने से जो आपकी फिगर निकल कर आएगी, इस फिगर को जाके आप डालोगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सरल बातों में कहूं, सरल शब्दों में कहूं तो जो भी इनकम एक्सपेंस आपने ऊपर ढूंढे, जब आपको इनकम एक्सपेंस पता चल गए तो फिर आपने उनको इनकम एक्सपेंस अकाउंट में डालना है, लेकिन डालने से पहले उनको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है? इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर ये वाली वैल्यू जाएगी, लेकिन आपको जो वैल्यू पता लगी है, जो रिसीट पेमेंट में दी हुई थी, वो ये वाली वैल्यू थी। असल में मैं आपसे कहूं, रिसीट पेमेंट के अंदर जो वैल्यू गिवन होती है वो पेड वैल्यू या रिसीट वैल्यू गिवन होती है। अभी मैं डाउट से ले रहा बेटा कोई, अभी मैं देखूंगा बाद में, आराम से बताऊंगा। रिसीट पेमेंट के अंदर सिर्फ पेड और रिसीट वाली वैल्यू होती है। हमें पेड और रिसीट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पेड रिसीट वाली वैल्यू को बढ़ा के घटा के एडजस्ट करके लेना है। अब आप कहोगे सर आपने एडजस्ट यही क्यों करा? तो आप सब बच्चे पीछे फाइनल अकाउंट पढ़ के आ रहे हो। फाइनल अकाउंट्स में आपने पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और जो प्रीपेड है वो माइनस होता है। ये आपने पीछे फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा है। मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था वो करंट ईयर के फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे। करंट ईयर का मतलब होता है इस साल के, जिस साल के आप खाते बना रहे हो। तो जिस साल के हम खाते बनाते हैं उसका आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, और जिस साल के हम खाते बनाते हैं उसका एडवांस हमेशा माइनस होता है। अब एनपीओ में पिछले साल का भी डेटा दिया होगा, तो अगर करंट ईयर के डेटा को मैं पलट दूं तो वो पिछले साल का डेटा बन जाएगा। जिस तरह आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड होता है उसी तरह आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का माइनस होता है। जिस तरह एडवांस करंट ईयर का माइनस होता है उसी तरह एडवांस प्रीवियस ईयर का माइनस होता है। अभी आपको ये नया लग रहा होगा, बट जब आप एक दो क्वेश्चन कर लेंगे आपको ये बहुत बेसिक लगेगा। आप ध्यान ऐसे रखना कि सर ने बताया कि करंट ईयर की चीजें तो हमने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ी थी। अब मैंने बस फाइनल अकाउंट वाली चीजों को जो करंट ईयर की थी उनको पलट दिया और प्रीवियस ईयर की चीजें भी ले ली, क्योंकि अब आपको जो सवाल गिवन होगा वो 2 साल का गिवन होगा।
और आपने दोनों साल की अकाउंटिंग को साथ में करना है। फाइनल अकाउंट्स में सवाल सिर्फ एक ही साल का गिवन होता था, यहां पर आपको दोनों साल की अकाउंटिंग जो करके चलनी पड़े। तो ध्यान रखें, जब भी इनकम एक्सपेंस उठाने हैं उनको एडजस्ट भी करना है और फिर जाके डाल। इसका मतलब जब मैं इनकम एक्सपेंस अकाउंट बनाऊंगा, एक एग्जांपल से बता रहा हूं, डेबिट में हमेशा एक्सपेंडिचर आता है, क्रेडिट में हमेशा इनकम आता है। गौर करिएगा जरा मेरी बात को। मान लीजिए मैंने रिसीट पेमेंट से कोई भी इनकम उठाई, लेट्स सपोज मैंने रिसीट पेमेंट से ये इनकम उठाई, सब्सक्रिप्शन। तो मैं इस सब्सक्रिप्शन को आके जब अपनी इनकम में लिखूंगा तो मुझे इसमें छोटी छोटी एडजस्टमेंट करनी है। मैं इसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर जोड़ूंगा, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर घटाऊंगा। मैं इसमें एडवांस प्रीवियस ईयर का जोड़ूंगा और एडवांस करंट ईयर का हटाऊंगा। ये सब मेरे क्वेश्चन में गिवन होगा। ध्यान रखना, ये वैल्यू मुझे रिसीट पेमेंट से मिली, ये सब मुझे गिवन होगा, और इन सबको सॉल्व करके जो मेजर वैल्यू आएगी वो मेरी इनकम एक्सपेंस में जाएगी। अगर आप सब बच्चों के मन में सवाल है कि सर क्या हमें ये करके दिखाना पड़ेगा, जी हां, आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। ये आपकी एडजस्टमेंट है, यू नीड टू सॉल्व दिस। ऐसा नहीं कि आप मन में कर लेंगे और मन में करने के बाद आप यहां पे आगे शो करेंगे, नो, एवरीथिंग यू नीड टू राइट इट डाउन। कोई भी एडजस्टमेंट होगी अंदर वाले कॉलम में एडजस्ट करेंगे फिर डालेंगे। सिमिलरली मान लीजिए मैं कोई एक्सपेंस उठाऊं, लेट्स से मैंने एक्सपेंस उठा लिया ये वाला रेंट। तो जब मैं रेंट को भी एक्सपेंस में आगे डालूंगा, जब मैं यहां पे आके रेंट लिखूंगा तो रेंट में भी ये एडजस्टमेंट करूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकम में करनी है, सब में करनी है। तो इसमें भी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड होगा, इसमें भी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस होगा, इसमें भी एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस होगा, एडवांस करंट ईयर माइनस होगा। ये फिगर आपको रिसीट पेमेंट से मिली। ये सब करने के बाद जो आपकी फाइनल फिगर आएगी वो आप यहां डालो। ध्यान रहे, एडजस्टमेंट सॉल्व करके दिखाना है, ये शो करना है, ये शो करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं कि मन में सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देते हैं, नंबर नहीं मिलेंगे। तो यू नीड टू राइट इट डाउन। अगर आपका सवाल है कि सर करंट ईयर प्रीवियस ईयर की शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, लिखो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट फॉर्म यहां पर आप लिख सकते हो क्योंकि ये आप वर्किंग्स दिखा रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे कि नहीं यार मैं वर्किंग भी ना दिखाऊं डायरेक्ट करूंगा, वो नहीं हो पाए। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रिसीट पेमेंट में आपने छांटना है कि कौन इनकम कौन एक्सपेंस। फिर जो रिसीट में इनकम आई वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाएगा, लेकिन एडजस्ट होके जाएगा। और पेमेंट में जो एक्सपेंस आए वो एक्सपेंस साइड में जाएंगे, पर वो भी एडजस्ट होके आएंगे। बोले यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं, फटाफट से। डोनेशन भी इनकम होगी, हाँ जी बेटा डोनेशन भी इनकम होगी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था एनपीओ का मेजर सोर्स ऑफ इनकम डोनेशन होता है और सब्सक्रिप्शन होता है। आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि डोनेशन अगर स्पेशल पर्पस के लिए मिली है तो वो इनकम नहीं होती। मैंने लिखवाया भी था आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, अगर डोनेशन बिल्डिंग के लिए मिली है तो वो बिल्डिंग फंड में जुड़ेगी, फिर वो इनकम एक्सपेंस में नहीं आएगी। लेकिन अगर नॉर्मल डोनेशन है, ऐसी डोनेशन दे दिया किसी ने, कोई शर्त नहीं लगाई डोनेशन के ऊपर, तो वो मेरी इनकम इसमें काउंट हो। जल्दी बताइए बेटा, दोनों स्टेप के अंदर कोई डाउट कोई दिक्कत? दो स्टेप मैंने लिखवाए अभी तक आपको, अरे आप पहला स्टेप ये था कि रिसीट पेमेंट में से इनकम एक्सपेंस को छांटो, और दूसरा स्टेप ये है कि जो छांटे हुए इनकम एक्सपेंस है उनको इनकम एक्सपेंस में डालो, लेकिन डालते टाइम पे एडजस्टमेंट करनी है। प्लीज नोट दिस थिंग। यही वो कंसेप्ट है जो आपके क्वेश्चन को गलत करेगा या सही करेगा। आपने इसी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है। बताएं बेटा, एनी डाउट कोई दिक्कत? फटाफट से। चले आगे और देखें स्टेप थ्री। जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा बना लोगे, जब आपने इनकम एक्सपेंडिचर में सब कुछ डाल दिया होगा, तो बेटा अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो यहां पे आपका सरप्लस बच के आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनकम एक्सपेंस में यहां प्रॉफिट नहीं बच सकता, यहां पे हमेशा क्या बचेगा? सरप्लस। प्रॉफिट नहीं बोलते हम, सरप्लस बोलते। ओके। पर मान लीजिए अगर उल्टा है, उल्टा मतलब क्या है कि आपके जो एक्सपेंस है वो ज्यादा है, इनकम्स कम है। मान लीजिए एक्सपेंस ज्यादा है बट इनकम्स कम है, तो फिर यहां पे क्या बच के आ जाएगा? डेफिसिट। ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक ही बचेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके। तो आपने इनकम एक्सपेंस बनाने के बाद अपना सरप्लस डेफिसिट जो वो निकालना है। स्टेप नंबर 4, आप जो अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट एट ईयर एंड, साल के आखिरी में आपने बैलेंस शीट भी बनानी है।
बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है, बैलेंस शीट एग्जैक्टली वैसी है जैसे फाइनल अकाउंट्स में बनाते थे। बैलेंस शीट में आपका जो यहाँ पे जनरल फंड या कैपिटल फंड कुछ भी बोल लो, मैंने नाम लिखवाया था इसका, जनरल फंड भी इसको बोलते हैं, इसको कैपिटल फंड भी बोलते हैं। इसमें अगर आपका सरप्लस आया है तो ऐड हो जाएगा। जैसे फाइनल अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता था, तो यहां भी सरप्लस जो इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई डेफिसिट आया है तो माइनस हो जाएगा, ये डेफिसिट है, कोई माइनस। तो आपने स्टेप नंबर 3 जो भी इनकम एक्सपेंस निकाला उसमें अपना सरप्लस डेफिसिट निकालो, वो सरप्लस डेफिसिट आपकी बैलेंस शीट में जाके प्लस माइनस हो जाए। सो दीज आर दी ओवरऑल स्टेप्स कि पहले मैं रिसीट पेमेंट में छाटूंगा, फिर मैं इनकम एक्सपेंस बनाऊंगा, और फिर जो निकल कर आएगा मैं बैलेंस शीट में डालूंगा। दीज आर माई अटमोस्ट स्टेप, 4 स्टेप मेरे मेन है ये, इनके आधार पर मुझे अकाउंटिंग करनी। अब इसमें नीचे मैं एक नोट लिखने वाला हूं बस, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। फटाफट से यहां तक लिखें, डन का मैसेज डालें, एक नोट बस मुझे और लिखवाना है, 1 नोट ओनली। अरे लिखे लिखे, 7 लिख लिया। चलिए नोट लिखते हैं, नोट पे लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो नोट से ज्यादा बनेंगे। ओके, आइए नोट, फॉलोइंग आइटम्स, फॉलोइंग आइटम्स आर नेवर एंटर्ड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो मैं आइटम्स आपको लिखवा रहा हूं ये कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ इनकम एक्सपेंस आएगी, तो एसेट लायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं आएगी। लेकिन ये आइटम फिर भी आपको पता होने चाहिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे इसी पे डाउट पूछेंगे। मैं कल को कोई चीज इनकम एक्सपेंस में नहीं डालूंगा तो आपका डाउट आएगा कि सर आपने ये क्यों नहीं डाला, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूं कि आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो लिखें फर्स्ट पॉइंट, कौन सा आइटम नहीं आएगा। सबसे पहले लाइफ मेंबरशिप फीस। एनपीओ को कभी कभार मेंबर से लाइफ मेंबरशिप फीस मिलती है। सर ये होता क्या लाइफ मेंबरशिप फीस? लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब आजीवन भर के लिए फीस। कोई मेंबर हमारे पास आया, उसने आके बोला भाई साहब मेरी पूरी जिंदगी की ये फीस रखो तुम अपने पास, मेरे को बार बार तंग मत करना, मुझे बार बार मैसेज मत भेजना, तो उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस एनपीओ के लिए एक लाइबिलिटी होती है, तो ये लाइबिलिटी साइड में आएगी बैलेंस शीट, ये इनकम एक्सपेंस में नहीं आएगी। आप बच्चे पता है क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये तो फीस है, फीस है तो इनकम है। मैं कहूंगा बेटा ये फीस जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलती है, आप खुद सोचो। लाइफ मेंबरशिप फीस सामने वाला आदमी आपको जीवन में सिर्फ एक ही बार देगा, तो ये इनकम नहीं है, लायबिलिटी है, और ये काम करने से पहले मिल चुकी है, इसलिए ये लायबिलिटी साइड में जाके शो होगा। बच्चे अक्सर आगे डाउट पूछते हैं सर फीस है तो इनकम क्यों नहीं है? इनकम नहीं है, ये लायबिलिटी है। सेकेंड, मान लो कि आपको कोई भी डोनेशन मिली, रिसीव फॉर अ स्पेशल पर्पस। आपको डोनेशन कोई बड़े पर्पस के लिए मिली, स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे एग्जांपल डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि अगर डोनेशन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिलती है तो वो उसी फंड में जाके ऐड हो जाती है, तो ये भी बिल्डिंग फंड में जाके ऐड हो जाएगा। और आपको मैंने ये भी पढ़ाया कि फंड वंड जितने भी होते हैं ये सब लायबिलिटी साइड में ही आते हैं, तो अगेन ये भी लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में शो होगा। तो अगर नॉर्मल डोनेशन मिली है तो इनकम है, और अगर डोनेशन किसी पर्पस के लिए मिली है कि भाई बिल्डिंग के लिए मिली है, लाइब्रेरी के लिए मिली है, डोनेशन पवेलियन के लिए मिली है, डोनेशन टूर्नामेंट के लिए मिली है, डोनेशन मैच के लिए मिली है, सब इग्नोर हो जाएगा, सब लाइबिलिटी में जाएगा। तीसरा, सेल ऑफ एसेट। कोई भी एसेट बेचा, वो एसेट भी अपने पास यहां पे काउंट नहीं होगा। एक सेकंड, क्या है बेटा?
बेटा अभी तो मेरी क्लास चल रही है, आप 3 साढ़े 3 बजे के बाद आ जाओ। हाँ मैं 3 साढ़े 3 बजे के बाद मिलता हूँ, ठीक है। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। हाँ जी, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स को भी हम लोग यहां पे जो नहीं दिखाएंगे, ओके। लेकिन लेकिन एनी गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। मुझे फटाफट से बताइए, क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ में आती है? ध्यान देना, मैंने क्या लिखा है कि ये आइटम्स इनकम एक्सपेंस में नहीं आएंगे, जिसमें मैंने लिखा सेल ऑफ एसेट। तो अगर तुम कोई एसेट बेच रहे हो वो तो इनकम एक्सपेंस में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमने उस एसेट पे कोई गेन कमाया है, तुमने उसी एसेट पे कोई लॉस इनकर करा है, बाबू ये रिकॉर्ड होगा इनकम एक्सपेंस। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? लॉजिकली सोचो, इनकम एक्सपेंस अकाउंट में अगर मैंने कोई सेल ऑफ मशीनरी करा है तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई गेन ऑन सेल है तो ये रिकॉर्ड होगा, लेकिन कोई लॉस ऑन सेल है ये रिकॉर्ड। सर गेन को कहां दिखाएंगे? गेन को इनकम में दिखाएंगे। सर लॉस को कहां दिखाएंगे? लॉस को एक्सपेंस में दिखाएंगे। बोलो बात समझ में आती? कोई संपत्ति बेची है तब तो रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन उस संपत्ति के ऊपर कोई भी फायदा नुकसान हो रहा है तो वो रिकॉर्ड। ओके, लिखो जल्दी। फोर्थ, फोर्थ, एनी कैपिटलाइज इनकम, एनी कैपिटलाइज इनकम। बेटा कैपिटलाइज इनकम का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो आपकी सीधा कैपिटल फंड या जनरल फंड में जुड़ेगी। तो ऐसी इनकम को सीधा जनरल फंड में जोड़ के दिखाया जाता है। घबराए नहीं, क्वेश्चन आपको खुद बोलेगा कि इस इनकम को कैपिटलाइज करना है, वो बताएगा आपको ऐसा। तो जो इनकम कैपिटलाइज करनी है वो तुम इनकम एक्सपेंस में दिखाओगे, वो तुम सीधा कैपिटल में जोड़ के दिखाओगे। जनरल फंड को ही कैपिटल फंड बोलते हैं, तो यहां पे कोई भी कैपिटलाइज इनकम होगी इसमें जुड़ के दिखाए। कैपिटलाइज का मतलब ही ये होता है कि उसको कैपिटल में जोड़ दो, ये मतलब है उसका। इसके अलावा फिफ्थ, एनी लायबिलिटी पेड और लोन टेकन। तुमने कोई भी लोन लिया या कोई लायबिलिटी अपने पास पे करी, ये भी इनकम एक्सपेंस में नहीं आएगा। सिक्स्थ, इसके अलावा एनी लेगेसी। बेटा लेगेसी समझते हैं सब बच्चे? लेगेसी या फिर इंडोमेंट्स। लेगेसी और इंडोमेंट्स ये समझते हो क्या? बोलो पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हिंदी में लिखवा दूं। वैसे नहीं पता होगा, चलो लिख लो। लेगेसी का मतलब है विरासत। इंडोमेंट्स का मतलब है गुप्त भेंट। गुप्त भेंट। कुछ एनपीओ के मेंबर होते हैं जो वसीयत में लिख के चले जाते हैं कि भाई हमारे जाने के बाद हमारी प्रॉपर्टी, जायदाद, संपत्ति वगैरह जो है एनपीओ को दे देना। तो अगर कोई भी लेगेसी या कोई भी गुप्त भेंट, गुप्त भेंट मतलब कि कोई आदमी ने तुम्हें लिफाफे में डाल के पैसे दे दिए पर बताया नहीं कि किसने दिए, उसे गुप्त भेंट बोलते हैं। तो अगर कोई विरासत या गुप्त भेंट एनपीओ को मिल रही है, रिसीव बाय एनपीओ, तो इसमें भी आपने ये चेक करना है कि अगर ये जनरल पर्पस के लिए, मतलब इसमें कोई पर्पस डिफाइन नहीं है, तो तुम इसको इनकम में काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर ये स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए, तो फिर आप इसे इनकम नहीं, आप इसे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाओ। हालांकि आपका जो आईसीआई है वो इसमें अपना ही ट्रीटमेंट मानता है। मैंने आपको कंसेप्चुअली तो बता दिया कि भाई लेगेसी, इंडोमेंट्स आपको जब भी मिल रही है, चेक अबाउट दी पर्पस, आपने पर्पस चेक करना है। लेकिन अगर पर्पस वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखा तो आईसीआई ने अपना ट्रीटमेंट दे रखा है। ये पढ़िए, मैं आपको पढ़वा देता हूं क्विकली। आईसीआई ने लेगेसी और इनके लिए अपना ट्रीटमेंट दे रखा है। एक मिनट जरा बता दूं फटाफट से। ये देखो, इंडोमेंट फंड अपने पास जो है, ये अपने पास जो स्पेसिफिक पर्पस माना जाता है। इसका मतलब अगर ये स्पेसिफिक पर्पस माना जाता है तो ये लायबिलिटी साइड में आएगा। मतलब आईसीआई ना जब कुछ नहीं मेंशन होता अपनी अजम्पशन लगा देता है, तो आप भी ये अजम्पशन लगा के चलिए।
बेटा मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि जनरल पर्पस की एजम्पशन लगा नहीं सकते, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आईसीआई एजम्पशन स्पेसिफिक पर्पस की लगाता है, तो आप भी यही मान के चलो। ओके, एंड लास्ट 7, आप लोग बताओ, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, बोलो हम लोग पुराने न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, क्या मैं इसे इनकम मानूं या नहीं मानूं? आप बच्चे बताइए। अगर मैं इनकम मानूंगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, और अगर मैं इनकम नहीं मानूंगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। आप बच्चे बताओ, एनपीओ के अंदर मेंबर्स को न्यूज़पेपर भी दिए जाते हैं। अब 1 महीने बाद 30 इकट्ठे न्यूज़पेपर हो जाएंगे जो रद्दी कहलाएगा, उस रद्दी को मैंने बेच दिया, तो क्या मैं इसे इनकम बोलूं या नहीं बोलूं? आप बच्चे बताएं, क्या इसे इनकम बोले नहीं बोले? तो मैं बता दूं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर गेन होता है, गेन फॉर अ एनपीओ, और गेन कैसा मर्जी हो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। इसका मतलब ये यहां पे सेल ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से आया। अब आप कहोगे सर आप तो वो आइटम लिखवा रहे हो जो इनकम एक्सपेंस में नहीं आते, तो इसको यहां क्यों लिखवाया? क्योंकि एक अलग आइटम है। बच्चा अक्सर इस आइटम को पढ़ के इग्नोर कर देता है, आपने ध्यान रखना है। आपने कोई न्यूज़पेपर बेचा, तो बेटा वो जो न्यूज़पेपर अपने पास है वो अपने पास जो है काउंट होते हुए चलेगा किसके अंदर? इनकम एक्सपेंस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसी से थोड़ा सा अलग, मैंने कहा आपने बुक्स बेचा, सेल ऑफ बुक्स, तो सेल ऑफ बुक्स को इनकम नहीं मानते, इसको सेल ऑफ एसेट मानते। और क्योंकि ये सेल ऑफ एसेट है तो फिर ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। ऐसे लिखो इसको ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। छोटी छोटी सी बातें हैं। पुरानी रद्दी बेची, ये तुम्हारा गेन है, लाभ है, लाभ है तो इनकम एक्सपेंस में आएगा। पुरानी कोई किताबें बेच दी, भाई किताबों को एसेट्स माना जाता है। ये जीवन की भी एक बहुत बड़ी सीख है, इसको ध्यान रखना। लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन है। बुक्स आर नॉट एक्सपेंसेस, बुक्स आर इन्वेस्टमेंट। वो एक एसेट है, कुछ सिखा के जाएंगे आपको। तो किताबें अगर कोई बेची वो इनकम एक्सपेंस में काउंट नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट सीधा बैलेंस शीट में जाके हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई न्यूज़पेपर बेचा है, पुराना न्यूज़पेपर बेचा है, वो रद्दी है, रद्दी है तो लाभ होगा, लाभ है तो गेन होगा, गेन है तो इनकम एक्सपेंस में जाके शो होगा। इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट मार्क करना। ओके, बोलिए और कोई दिक्कत? अभी तक 7 पॉइंट में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 7 पॉइंट में कोई डाउट्स हैं तो पूछे। सीखने को तो न्यूज़पेपर से भी मिलेगा। न्यूज़पेपर बेटा एक दिन के बाद पुराना हो जाता है, बुक कभी पुरानी नहीं होती। बात समझ में आई? न्यूज़पेपर एक दिन के बाद रद्दी है, रद्दी। वो न्यूज़पेपर तू टिफिन में रोटियां पैक करने के लिए यूज कर सकता है, वो न्यूज़पेपर तू अपनी जो घर के शीशे हैं उनको साफ करने के लिए यूज कर सकता है, पर कभी किसी किताब के पेज फाड़ के अपने शीशे साफ करेगा क्या? सीधी सी बात है नहीं। इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। सेल ऑफ एसेट को बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? एसेट से माइनस कर देंगे, कैश में जोड़ देंगे। आया नहीं आया? बेटा एसेट बिक गया ना, तो जो एसेट बिक गया उसको घटा दो और कैश बैंक में जाके जोड़ दो, सिंपल। पैसा आया, एसेट गया, सिंपल। हालांकि करना नहीं पड़ेगा, आता नहीं है कभी, ये तुमने पूछा तो मैंने बता दिया, वैसे कभी आएगा नहीं। और बोलिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट? लिखूं अगला, नहीं लिखूं? जल्दी बोलो हाँ कि ना। एक लास्ट पॉइंट और लिखना है बस मेरे को। चलिए 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट देखो बेटा, कुछ चीजों पे लगता है डेप्रीसिएशन, कुछ चीजों पे लगता है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन एंड डेप्रीसिएशन, मैंने आपको कंजम्पशन अभी पढ़ाया नहीं है, बट स्टिल क्योंकि पॉइंट आ रहा तो मैं लिखवा रहा हूं। कंजम्पशन एंड डेप्रीसिएशन एनपीओ के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो इनकम एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड में शो होगा, कंजम्पशन भी शो होगा, डेप्रीसिएशन भी शो होगा। बस सवाल यह है कि सर कंजम्पशन किस पे लगेगा, डेप्रीसिएशन किस पे लगेगा? आप सब बच्चे पीछे डेप्रीसिएशन पढ़ के आ रहे हो। डेप्रीसिएशन लगता है बड़ी बड़ी चीजों पे, बड़ी बड़ी चीज जैसे मशीन, जैसे अपने पास फर्नीचर, इन सब पे डेप्रीसिएशन लगता है। कंजम्पशन लगता है बेटा ऐसी चीज पे जो कंज्यूम होती है, मतलब धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे मैं आपको बोलूं मेडिकल इक्विपमेंट्स, अब किसी एनपीओ के अंदर जो है मेडिकल डिपार्टमेंट भी होगा, तो मेडिकल इक्विपमेंट, खेलते हुए किसी को चोट लग गई तो हमने उसको सिरिंज से इंजेक्शन लगाया, पेन रिलीफ स्प्रे लगा दिया या बैंडेड लगा दी। ये जितनी भी चीजें अपने पास हैं ये सारी की सारी चीजें कंज्यूम होती है, इसलिए इन पे कंजम्पशन लगेगा। आमतौर पर बताऊं, गौर से बात को सुनिएगा, डेप्रीसिएशन में कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इस बात का है कि लग किस पे रहा है।
जैसे मैं आपको बोलूं ये माउस, तो मैं बोलूंगा माउस डेप्रिशिएट हो रहा है। और मैं आपको बोलूं ये पेन, पेन पेन में इंक है, तो पेन डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, पेन कंज्यूम हो रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्लीज मुझे बताइएगा। ये मेरा फोन है, इस फोन की बैटरी डेप्रिशिएट होगी या कंज्यूम होगी, आप बताइए। इस फोन की बैटरी, अगर कॉमन सेंस से सोचोगे ना, तो आपको लगेगा कि अंकित सर जो भी पढ़ा रहे हैं यार, ये तो मतलब हमें पहले से पता है, ये तो बस सर सामने रख रहे हैं चीजों को। बैटरी कभी डेप्रिशिएट नहीं होती बेटा, बैटरी हमेशा क्या होती है, कंज्यूम होती है। देखो आपको जवाब मिल गया। कुछ और बताता हूं, कोई अगला एग्जांपल अपने पास, ठीक है। मेरे पास एक बैट है, बैट, मैं बैटिंग कर रहा हूं, वो बैट खेलते 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 नीचे से घिस रहा है। बताओ उस बैट पे डेप्रिसिएशन लगाओगे या फिर अपने पास कंजम्पशन लगाओगे? सोच के जवाब देना। बैट है, बैट, मैं बैट से जितने स्ट्रोक मार रहा हूं, नीचे से बैट घिसे जा रहा है अपने पास, कंजम्पशन है या डेप्रिसिएशन है? नलायको, कंजम्पशन है अपने पास। वो बैट नीचे से घिसता जाएगा, एक टाइम आएगा बैट अपने पास नीचे से छोटा होता जाएगा, कंजम्पशन बोलेंगे उसको। नालायक, कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट बोलते हैं इसको। कोई और एग्जांपल देता हूं, तुम सबने बैडमिंटन से खेला होगा। बैडमिंटन में जो आपका रैकेट है, रैकेट या तो शटल कॉक आपके पास है, धीरे धीरे वो शटल कॉक के फेदर्स निकलते जाते हैं, तो वो कंजम्पशन में कहलाता है, डेप्रिसिएशन में नहीं। डेप्रिसिएशन में चीज वैसी की वैसी रहती है, बस वो यूज तुम्हें उतना नहीं देती। जैसे कुछ और एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे मान लो मैंने अपने पास जो है प्लास्टिक की प्लेट्स या प्लास्टिक की कटलरी रखी है, प्लास्टिक कटलरी, प्लास्टिक प्लेट्स बोल लो, प्लास्टिक कटलरी बोल लो, जो कैंटीन में लोग आते हैं उसको हम पैटीज उसमें डाल के देते हैं, तो इन पे भी कंजम्पशन लगता है। छोटी छोटी चीजें, ऐसी चीजें जो लंबे समय के लिए यूज नहीं होती है, लंबे समय यूज होने वाले पे डेप्रिसिएशन, छोटी छोटी चीजें जो यूज होती है उनके ऊपर कंजम्पशन। ये सिर्फ मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। हालांकि हमारी जब बुक्स में आएगा ये, या कभी क्वेश्चन में आएगा, तो वो लिख के देगा कि इस पे कंजम्पशन लगाना है और इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलें, आई गेस इतना आपको अब जो वो क्लियर होगा, इसको अपने पास नोट करिएगा। बैट तो लंबे समय के लिए होगा ना बेटा, आप क्रिकेट शायद खेलते नहीं हो, अगर आप एक ही बैट को लंबे समय तक यूज कर रहे हो, तो या तो आपकी बैटिंग खराब है या आपकी नॉलेज खराब है। मैं मान के चलता हूं आपकी बैटिंग खराब है, क्योंकि आप स्ट्रोक मारते नहीं होगे, पहली बॉल पे आउट जाते होगे। अगर आप अच्छा खेलोगे निकम्मे, तो नीचे से बैट घिसता जाएगा, ये ध्यान रख। खेलता हूं, नहीं खेलता, अबे कोई अच्छा खासा खिलाड़ी अगर अपने पास खेले ना, वो खाली बैट, तू कुछ भी ना करे, तू टेस्ट क्रिकेट खेल ले, एक भी शॉट ना मारे, बस बैट को टप्पा टप्पा यूं करता रहे, बॉल आने से पहले ऐसे ऐसे करता रहे बैठ के, तब भी बैट कंज्यूम होगा। हर बार ऐसा नहीं होता कि बैट नया का नया पड़ा रहेगा, ये ध्यान रख। वो बैट का साइज श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे एक पेंसिल ले, तूने पेंसिल शॉर्पनर में डाल के इरेज करी, तो तू क्या बोलेगा कि तेरी पेंसिल डेप्रिशिएट हो गई, कंज्यूम हो गई? वो कंज्यूम हुई है, क्योंकि इनिशियली पेंसिल इस साइज की थी, लेकिन आने वाले टाइम में पेंसिल सिर्फ इतनी सी बची, कंज्यूम हो गई वो। तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, उससे आपको इजी लगेगा। चलिए, हमने बहुत बातें कर ली, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। आओ बुक्स में आओ। कैपिटलाइज इनकम बता दो। कैपिटलाइज इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो अपने पास आपने सीधा कैपिटल में जोड़नी है। देखो, ये इनकम एक्सपेंस है, यहां मैं सारी इनकम लिखता हूं, जिया थोड़ा ध्यान देना, यहां मैं सारी इनकम लिखता हूं, एक्सपेंस माइनस करता हूं, सरप्लस आता है, और सरप्लस को मैं अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके जोड़ता हूं। कायदे से देखा जाए तो मैं पहले इनकम को इनकम में लिख रहा हूं, और फिर जो सरप्लस आ रहा है वो कैपिटल में जोड़ रहा हूं। ये एक नॉर्मल तरीका है। बट बेटा कुछ इनकम ऐसी होती है जो मैं सीधा कैपिटल में जाके जोड़ देता हूं, मतलब मैं सरप्लस आने का वेट नहीं करता, मैं सीधा इन इनकम को कैपिटल में ही जोड़ देता हूं। ऐसी इनकम को बोला जाता है कैपिटलाइज इनकम। अब आप सोचो, जब कोई सीधा इनकम कैपिटल में जाके जुड़ गई, तो मैं उसको इनकम एक्सपेंस में थोड़ा ना दिखाऊंगा, फिर तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसका मतलब मैं अपनी कमाई भी बोल रहा हूं और मैं अपनी कैपिटल भी बढ़ा रहा हूं। भाई दोनों चीजें थोड़ा ना हो सकती है, या तो इनकम क्रेडिट करूंगा या कैपिटल क्रेडिट करूंगा, दोनों ही क्रेडिट कर दूंगा तो डबल इफेक्ट नहीं हो जाएगा। इसलिए कैपिटलाइज इनकम को कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, तो उसको इनकम में नहीं दिखाया जाता। सिंपल सा लॉजिक। बताओ बात समझ में आती है? हो गया? चलो ठीक है, आ जाओ और देखें, क्वेश्चन करेंगे। आओ जनाब, एक आध क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन 4, जल्दी से आइए फटाफट से। इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4 में उसने सिर्फ इनकम एक्सपेंस बनाने को बोला है, बैलेंस शीट नहीं बोला। एक बार नीचे पढ़ के देखो, सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंस बोल रहा है। तो पहला सवाल है, डेमो के लिए खाली इनकम एक्सपेंस बना रहे हैं, आने वाले सवाल में बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ओके, चलिए पढ़िए।
बेटा सब बच्चे रेडी, सब बच्चे चैट का अपना ऑप्शन जो खोल के रखना, जो मैं पूछूंगा आपने मुझे बता के चलना है, ठीक है। फॉलोइंग इज रिसीट पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब, ये क्लब है, इसका रिसीट पेमेंट अकाउंट है। मैंने आप सब बच्चों को स्टेप नंबर 1 बताया है कि रिसीट में से इनकम पता लगाओ और पेमेंट में से खर्चे पता लगाओ। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं चीजें, आपने चैट खोल के रखना है, मुझे यस और नो बताना है, यस और नो लिखना बस, वाई या एन, वाई या एन, बस ऐसे लिखते चलेंगे, ओके। देखो जो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, ये ना तो इनकम है ना एक्सपेंस है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो ये बता रहा है कि साल के स्टार्टिंग में इतना पैसा था, साल के अंत में इतना पैसा, ये तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। अब मैं रिसीट में जो चीजें दे रखी है वो पढ़ रहा हूं, फटाफट से बताइए क्या सब्सक्रिप्शन इनकम होगा या नहीं होगा, यस और नो। चैट खोल के रखना, क्या सब्सक्रिप्शन इनकम होगा नहीं होगा, मतलब कंसेप्ट ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या डोनेशन इनकम होगा नहीं होगा, सारे बच्चे डोनेशन, क्या डोनेशन इनकम होगा नहीं होगा, वेरी गुड, डोनेशन भी इनकम है। रीजन समझिए क्यों। बाबू डोनेशन किसी पर्पस के लिए नहीं मिली है, अगर किसी पर्पस के लिए मिलती तो ये भी इनकम नहीं होता। मान लो अगर मैं यहां पे लिख दूं डोनेशन फॉर पवेलियन, अब बोलो इनकम होगा नहीं होगा, बोलो। अगर मैं लिख दूं डोनेशन फॉर पवेलियन, तब नहीं होगा, तभी ये फंड की इनकम बन गई और फंड की इनकम फंड में जाके जुड़ेगी, यहां पे नहीं है। अच्छा और बताइए एंट्रेंस फीस क्या इनकम होगा नहीं होगा, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस क्या इनकम होगा नहीं होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस फीस को लाइफ मेंबरशिप फीस से कंफ्यूज कर रहे हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस अलग होती है, एंट्रेंस फीस अलग होती है। जिन बच्चों को एंट्रेंस फीस नहीं पता, मैं एग्जांपल देता हूं सीधे टर्म्स में। आपका आईसीआई भी आपके फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के पैसे लेता है, क्या एनपीओ के लिए आईसीआई के लिए वो फीस नहीं है निगमो। अरे तुम जब फाउंडेशन का रजिस्टर करवाते हो तो आजकल कितने में रजिस्ट्रेशन होता है मुझे पता नहीं, 10-12 हजार रुपए उन्होंने तुमसे लिए होंगे, तो क्या वो आईसीआई की इनकम नहीं है। इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, साल में 3 बार पैसा देंगे, 3-3 अटेम्प्ट हो रहे हैं अपने पास, तो क्या उनकी इनकम नहीं होगी ये। तो ये एग्जामिनेशन फीस, एंट्रेंस फीस, ये सब एक ही चीज है। लाइव मेंबरशिप फीस जो होती है वो होती है पूरे जीवन की फीस एक साथ, वो लाइबिलिटी है। एंट्रेंस फीस आपकी इनकम होती है। कहीं कॉपी में लिखो इस बात को, लिखो कॉपी में जाके ताकि आपको याद रहे। बेटा इतनी इतनी सी बात है इस चैप्टर में, 10-12 नंबर फ्री के मिलते हैं इस चैप्टर में, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट बिगाड़ दिया तो नहीं मिलने वाले, इसे थोड़ा ध्यान से करके चले। चलिए वेरी गुड, अब मुझे आ जाओ, मुझे बताओ एक्सपेंस कौन कौन है, बताओ सैलरी वेजेस खर्चा होगा नहीं होगा, जल्दी बताइए। सैलरी वेजेस खर्चा है या नहीं है, सैलरी वेजेस। चलिए आपने कहा खर्चा है, वेरी गुड। ऑफिस एक्सपेंस, नाम में ही एक्सपेंस आ रहा, ऑफिस खर्चे नाम में ही खर्चे आ रहे हैं तो खर्चा है। अच्छा बताइए स्पोर्ट इक्विपमेंट, क्या स्पोर्ट इक्विपमेंट खर्चा होगा नहीं होगा। मैं अपने एनपीओ के लिए बैट बॉल वॉलीबॉल फुटबॉल हॉकी टेनिस का बैट, इतनी सारी चीजें इक्विपमेंट खरीद के आया, क्या वो मेरा खर्चा होगा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा एसेट है, ध्यान रखना ये एसेट है। टेलीफोन चार्जेस बोलो खर्चा होगा नहीं होगा, शाबाश। टेलीफोन चार्जेस ये खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी खर्चा, ट्रेवलिंग एंड कन्वेयंस ये भी खर्चा। तो आई गेस आपको ये बात क्लियर होगी कि कौन कौन सी चीजें अपने पास खर्चा है, कौन कौन सी चीजें नहीं। ओके, भूल मत जाना इन इनकम एक्सपेंस को, जब मैं इनकम एक्सपेंस अकाउंट में दिखाऊंगा तो एडजस्टमेंट के साथ दिखाऊंगा, भूल मत जाना इस बात को। मैंने एक एडजस्टमेंट बताई थी, क्या एडजस्टमेंट बताई थी, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, करंट ईयर एडवांस माइनस होता है, प्रीवियस ईयर एडवांस प्लस होता है, ये 4 पॉइंट अपने ध्यान रखिए। नीचे पढ़िए एडजस्टमेंट दे रखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 22 की दे रखी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस 31 मार्च 22 की दे रखी है। कह रहा है डेप्रिशिएट करो स्पोर्ट इक्विपमेंट को, अब ये वर्ड यहां पे बोल रहा है डेप्रिशिएट, तो मैं डेप्रिशिएट करूंगा, कंजम्पशन बोलता तो मैं कंजम्पशन करता। कह रहा है डेप्रिशिएट करो स्पोर्ट इक्विपमेंट को 25%। और बताओ लास्ट पॉइंट पढ़ो, 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज कर दो। इसका मतलब जितनी एंट्रेंस फीस मिली है उसमें से 50% बैलेंस शीट में जाके जुड़ेगी, बाकी 50% यहां पे। आपसे कह रहा है इनकम एक्सपेंस बनाओ, और बैलेंस शीट बोली तो नहीं है, पर जितनी बैलेंस शीट बन सकती है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, हालांकि मांगी नहीं है पर जितनी बन सके। लिखें इलस्ट्रेशन नंबर 4, एक तो हम बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22।
बाबू बैलेंस शीट बनाने को बोली तो नहीं है, पर जितना डेटा के साथ बन सकती है उतनी मैं बना के दिखा रहा हूं। तो बैलेंस शीट एट 31 मार्च 22, यहां मैं लिख रहा हूं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब आई डोंट हैव कंप्लीट डेटा बट आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर, मैं बनाने की कोशिश कर। चलिए सारे बच्चे बोलो, रिसीट में पहली इनकम क्या थी, जरा फटाफट से फॉर्मेट बनाओ, डन का मैसेज डालो, हरी अप। शुरू करें, आओ। रिसीट में सबसे पहली इनकम दी है सब्सक्रिप्शन। अब देखो मैं कैसे डाल रहा हूं, पहले सब्सक्रिप्शन उठाओ, टोटल कितना दिया है, टोटल दिया है 65 और 355, बेटा टोटल करके बताओ जरा। 355 और 5 360, 360 और 60 420, टोटल तो दिया है 420। बोलो कोई दिक्कत, फटाफट से बताएं कोई दिक्कत। अब इसमें हमने कहा था ऐड करना है, पहला सवाल है लिख के दिखा रहा हूं, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर जोड़ेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर को घटाएंगे, एडवांस प्रीवियस ईयर का जोड़ेंगे, एडवांस करंट ईयर का घटाएंगे, जो आएगा बाहर डालेंगे। अब सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देना भाई, ये कंसेप्ट है थोड़ा इंपॉर्टेंट, ज्यादा जल्दबाजी मत करना। बताओ जरा, मुझे बताओ, ये मेरा साल है 31 मार्च 22 को खत्म हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर 31 मार्च 22 को खत्म हो रहा है तो इस साल का नाम 21-22 है? बोलो हाँ या ना। अगर मेरा ये साल 31 मार्च 22 पे खत्म हो रहा है तो ये साल पक्का 21-22 होगा। बोलो मैंने सही लिखा है गलत लिखा है सारे बच्चे, क्या ये सही लिखा है गलत लिखा है? बेटा थोड़ा कंसेप्चुअल सोचना है, जब तक नहीं सोचोगे मजा नहीं आने वाला। ये साल 22 में खत्म हो रहा है तो 21-22 का साल है। अब मुझे सोच के जवाब दो, साल 21-22 में आपको कुछ पैसा 20-21 का मिला है, 21-22 में कुछ पैसा आपको 20-21 में मिला है। मेरे साथ साथ सोचना शुरू करो कि अगर इस साल में कुछ पैसा पिछले साल का मिला है तो बताओ पिछले साल वो पैसा मिला होगा या नहीं मिला होगा? जवाब दो। इस साल में कुछ पैसा पिछले साल का मिला है तो क्या वो पैसा पिछले साल मिला होगा या नहीं मिला होगा? कंसेप्चुअली सोचो। बेटा मैं असमर्थ हूं, मैं यहां पे रट्टा पढ़वा ही नहीं सकता। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ऐसे कर लो, अगले क्वेश्चन में फिर से चेंज हो जाएगा, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा अपने पास। जाहिर सी बात है, पिछले साल का कोई पैसा इस साल मिल रहा है तो पिछले साल नहीं मिला होगा। और अगर ये 20-21 के 65,000 पिछले साल नहीं मिले होंगे तो ये पिछले साल के आउटस्टैंडिंग होंगे। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? यस और नो? बस सीधी सी बात है ना यार। मैं तुम्हें कहता हूं कि आज महीना चल रहा अगस्त का, किसी बच्चे ने मुझे जुलाई की फीस दी, अरे तो जुलाई में नहीं दी होगी तभी तो अभी दे रहा है यार। और अगर जुलाई में नहीं दी है तो पिछले महीने का आउटस्टैंडिंग है। बोलो ठीक है, पक्का? अच्छा ये बताओ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नीचे दिया है, पढ़ो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 22, इस साल का आउटस्टैंडिंग 21-22 साल का 55 है। तो लो भाई, इस साल का आउटस्टैंडिंग भी दिया है 55, ये हो जाएगा ऐड। एडवांस के बारे में कोई डेटा नहीं है, डैश डैश। तुम चाहो तो पेपर में एडवांस को छोड़ सकते हो, मतलब डेटा नहीं है तो तुम मत लिख कर आना, पर मेरा पहला सवाल है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। तो बताओ 4-20 में 55 जोड़ो और 65 घटा दो तो ये बन जाएगा 4-10, और 4-10 को बाहर लिखेंगे। बोलो कोई दिक्कत? क्या ये एडजस्टमेंट करके दिखानी है? भाई मैंने पहले ही बता दिया, ये सब शो करना है। एक भी चीज अगर शो नहीं करी गलत, फिर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आपके पास। बोले कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब देखो मेरे से बैलेंस शीट मांगी तो नहीं है, पर अगर मेरे से बैलेंस शीट मांग ली गई होती तो मैं क्या करता? ध्यान दे, करंट ईयर वाली जो चीजें हैं वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएंगी। हिंदी बना के जवाब देना, हिंदी बना के। बोलो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की हिंदी क्या है? वो सब्सक्रिप्शन जो मिलनी बाकी है, मिलनी बाकी है तो एसेट है। इसलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां पे मैं दिखाता 55,000, अगर बनाने को बोलता तो।
एडवांस सब्सक्रिप्शन जो इस साल की है वो पहले ही मिल चुकी है, वो लायबिलिटी है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन को मैं यहां पे दिखाता अगर दिया होता तो। अनफॉर्चुनेटली मेरे क्वेश्चन में ये दोनों चीजें गिवन नहीं, मतलब बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला, तो मैं नहीं बना रहा। लेकिन अगर ये बोल दिया होता तो मैं इस तरीके से दिखाता, तभी मैं आपको समझाने के लिए इस चीज को दिखा रहा हूं कि जब आप करंट ईयर की चीजें को दिखाओगे तो उनको बैलेंस शीट में भी जाके शो करना, क्योंकि जरूरी है। जब तक तुम बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे बैलेंस शीट भी मैच नहीं करेगी। तो जो सब्सक्रिप्शन मिलनी बाकी है वो एसेट है, और जो पहले ही मिल चुकी है वो लायबिलिटी। ओके, अभी हमने सिर्फ सब्सक्रिप्शन का पॉइंट करा। अगला पढ़े, अगला क्या था? अगला था डोनेशन। डोनेशन के बारे में कोई पॉइंट नहीं दिया, जिसके बारे में कोई पॉइंट नहीं दिया वो सीधा सीधा बाहर डाल दो भाई, जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है सीधा सीधा बाहर। डोनेशन है 55,000, डालो बेटे 55। और बताए, अगला है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फी की एडजस्टमेंट दे रखी है 50% कैपिटलाइज करनी है। सारे बच्चे बताओ, अगर यहां पे मेरा कैपिटल फंड होता या जनरल फंड होता, सारे बच्चे बताना। इन्होंने कहा एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, 50% कैपिटलाइज करना है। तो क्या आपको समझ में आता है कि मैं 50% एंट्रेंस फीस को यहां डालता? बोलो हां या ना। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो इनकम कैपिटलाइज होती है वो बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके जुड़ जाती है। तो अगर मेरे पास कैपिटल फंड होता, जनरल फंड होता, तो मैं बैलेंस शीट में उसको जोड़ के दिखाता। हालांकि बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो नहीं जोड़ना। बताओ मैं कितनी एंट्रेंस फीस जोड़ता? एंट्रेंस फीस है 85, तो 85 का आधा यानी 42,500 में यहां जोड़ता। बोलो 85 में से 42,500 कैपिटलाइज हो गई, तो जो बची हुई एंट्रेंस फीस है, बची हुई मतलब नॉन कैपिटलाइज्ड, वो मेरी इनकम में जानी चाहिए, वो इनकम में यहां। बोलो बात समझ में आती है सब बच्चों को? यहां पे लिखेंगे नॉन कैपिटलाइज। नॉन कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है बेटा? नॉन कैपिटलाइज का मतलब होता है कि ये कैपिटल में नहीं जुड़ा, कैपिटल में नहीं जुड़ा तभी इनकम यहां आ रही है, और बाकी ये जो अपने पास है ये कैपिटलाइज हो गया, ये कैपिटलाइज हो गया तो कैपिटल में जाके जुड़ जाए। बोले बेटा बात समझ में आती है? बोलो बात समझ में आती है? यहां तक कोई दिक्कत? मैंने ध्यान से देखो, रिसीट्स में जितनी इनकम थी सबको डाल दिया, जो एडजस्ट करके डालनी थी एडजस्ट करके डाली, जिनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्ट डाल। बोलो यहां तक कोई परेशानी? शाबाश। 1:45 चले। अब मेरी हेल्प कराओ, अब जरा पेमेंट में खर्चे डालने, आओ डालो। बताओ जो पहली पेमेंट है वो किसकी है? सैलरी वेजेस। ढूंढो सैलरी वेजेस के लिए भी। अरे बाप रे, सैलरी वेजेस का भी आउटस्टैंडिंग दिया है। आए लिखें, यहां पे लिखेंगे सैलरी वेजेस। पहले देखो इंटरनल कॉलम में सैलरी वेजेस दिया है 1.65, पहले अंदर वाले कॉलम में, और फिर से ऐसे लिख के दिखाओ कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जोड़ो, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का घटाओ, एडवांस प्रीवियस ईयर का जोड़ो, एडवांस करंट ईयर का घटाओ। ये सिर्फ मैं स्टाइल मारने के लिए सारे लिख रहा हूं, तुम्हें पेपर में सिर्फ वही लिखना है जो गिवन है। अब आप बताओ, नीचे कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 22। बोलो ये करंट ईयर का है प्रीवियस ईयर का है? सोच के जवाब दो। कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस 40 है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, जो साल 22 में खत्म हो रहा है। अब 22 में खत्म हो रहा है तो ये साल कौन सा होगा? 21-22। तो बोलो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ? किस साल का हुआ? सोच के बताओ। करंट, तो करंट में जाके डालो इसको, कितना है? 40। 40 यहां पे ऐड करो, बाकी कुछ नहीं है, डैश डैश डैश। 1.65 में 40 जोड़े 2.5। भूल मत जाना, याद रखना कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की चीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में भी शो होगी। बताओ सैलरी वेजेस देनी बाकी है तो मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस को लायबिलिटी में भी शो करता अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो। हालांकि इस सवाल में नहीं बनानी है तो मैं खाली ऐसे लिख के दिखा। सर आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो एसेट में डाला, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस क्यों लायबिलिटी में डाल दिया? भाई ये मिलना बाकी है, ये देना बाकी है। भूलो मत, एक पेमेंट है, एक रिसीट है। जो चीज मिलनी बाकी है वो एसेट है, जो चीज देनी बाकी है वो लायबिलिटी। ओके, और देखिए ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा पूरा डाल दो। मजे की बात तो यही है कि जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं पूरा डायरेक्ट डाल दो। ऑफिस एक्सपेंस है 35, डालो यहां पे आके 35। अगला पढ़िए, कह रहा है स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीदे। बताइए क्या स्पोर्ट इक्विपमेंट एक्सपेंस में आएगा नहीं आएगा? क्या स्पोर्ट इक्विपमेंट को मैं एक्सपेंसेस में डालूं या नहीं डालूं? बताइए।
स्पोर्ट इक्विपमेंट एक्सपेंस में डालें या नहीं डालें? जी बिल्कुल सही, स्पोर्ट इक्विपमेंट को एक्सपेंस में नहीं डालना चाहिए, तो यहां नहीं आएगा। अब सोचो अगर स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीदे हैं तो भाई बैलेंस शीट में शो होने चाहिए, तो सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाके शो करो कि हम स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीद के आए। कितने के स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीद के आए? 342। मजे की बात, स्पोर्ट इक्विपमेंट पे कह रहा था डेप्रीसिएशन लगाओ, डेप्रीसिएशन खर्चा है, तो डेप्रीसिएशन यहां पे आना चाहिए। कितना डेप्रीसिएशन बोल रहा था पढ़िए, स्पोर्ट इक्विपमेंट पे डेप्रीसिएशन बोल रहा है 25%। आप बताओ 342 का खरीदा, उस पर 25% कितना आता है? कोई बच्चा निकाल के बताना। 342 का खरीदा, उस पर 25% कितना आएगा बेटा? शाबाश, अरे निकालो, कितना आता है? 85,500। और ये 85,500 यहां माइनस होके यहां पे बची हुई वैल्यू आ गई। हालांकि बनाना नहीं है तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। सारी एडजस्टमेंट खत्म, अब जितनी अंदर की चीजें डायरेक्ट डायरेक्ट डालते जाओ। टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रेवलिंग कन्वेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं, पूरे पूरे डाल दो। टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रेवलिंग और कन्वेंस। बताओ क्या बुराई है इस चैप्टर में? बच्चे छोड़ के जाते हैं इसको, पता नहीं क्यों। 28, 32, 65, 28, 32, 65। इसी के साथ मेरा इनकम एक्सपेंस हो गया खत्म। कोई एक बहादुर बच्चा टोटलिंग टोटलिंग करो और बताइए सरप्लस आ रहा है डेफिसिट आ रहा है? प्लीज चेक। मेरे सरप्लस ही आएगा क्योंकि ये 410 है। तो जी 410 और 55, 465, 465 और 2, 467, 467 और 40, 507, 500। चेक करना, यही आता है क्या? माइनस करें इसमें ये सब तो यहां सरप्लस बचना चाहिए। प्लीज चेक, किसी बच्चे ने निकाला कितना आ रहा है? प्लीज चेक। हमने 12th में एनपीओ पढ़ा था, 12th में एनपीओ टफ था। भाई टफ कुछ नहीं होता यार, देखो पढ़ने का तरीका अपने पास, हर चीज टफ होती है, उसे आप सही तरीके से पढ़ोगे आसान लगेगी, सिंपल। अरे निकालो, किसी ने निकाला नहीं? 57,000 का सरप्लस। क्वेश्चन तो यहां खत्म हो गया, पर भूल मत जाना अगर मैं बैलेंस शीट बनाता तो सरप्लस को यहां पे ऐड करके दिखाता, याद है? हालांकि बनानी नहीं है, पर मैंने समझाने के लिए बता दिया, तो इस तरीके से बनता। और ध्यान देना, भूल मत जाना, जो मेरे रिसीट पेमेंट में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस 143, ये मेरा कैश बैंक होता है, तो ये मेरा कैश बैंक भी तो बैलेंस शीट में शो होगा, है कि नहीं? रिसीट पेमेंट में क्लोजिंग बैलेंस कैश बैंक है, तो कैश बैंक भी यहां पे शो होना चाहिए, बट उसने बनाने को नहीं बोला तो मैंने नहीं बनाया। तो आपका जो मेजर आंसर है वो तो सिर्फ इतना है, ये आपका मेजर आंसर, ये आपका मेजर आंसर। बोलो समझ में आता है कि नहीं? कितने मार्क का है ये? 6 to 8 मार्क्स का, 6 से 8। बोलो क्या बुराई है? सबको क्लियर होता है? फटाफट से बताएं। क्लियर है बेटा सबको? कोई डाउट, कोई दिक्कत बताएं। ये तो आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, इसमें मजा नहीं आया, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, अब थोड़ा बड़ा सवाल अपने पास उठाते हैं। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई डाउट, जल्दी बोले। पता नहीं तुम लोग जवाब ही नहीं देते, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मत दो। आइए पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन निकालेंगे अपन। आप भी पेपर दे दो, हाँ जी हम भी पेपर दे देंगे बिल्कुल। मुझे यही लग रहा होता है कि कल को मैं अपना फाइनल का पेपर देने कहीं पहुंच गया तो वहां कोई मुझे मेरा स्टूडेंट मिल गया, कितना हंसेगा मेरे पे कि हम भी पेपर देने आए, ये भी पेपर देने आया। वो निकम्मा ये नहीं सोचेगा कि ये 10 साल बाद पेपर देने आया, वो सोचेगा इसके भी इतने अटेम्प्ट लग गए हैं। खैर, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो, क्या पता ऐसा वाकई में हो जाए। आइए देखें। अरे न्यू स्कीम के पेपर नहीं चाहिए यार, पुरानी स्कीम के पेपर चाहिए। चलो इस बार के पेपर में दिखा दूं क्या? कोई आया क्या इस बार का क्वेश्चन एनपीओ का? एनपीओ एनपीओ एनपीओ,
आइए भाई साहब, एनपीओ, अरे बाप रे भाई बहुत बड़ा सवाल, और तेरा बहुत बड़ा सवाल आया भाई, 12 मार्क का सवाल आया एनपीओ का इस बार। कौन सा पेपर है? 20 जून का पेपर है। आइए एक क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जो किताबों से सवाल पेपर में आते हैं वो कितने सुंदर सवाल होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर लिख लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अच्छा मैं तुम्हें बताया था नहीं बताया था, एनपीओ का सवाल क्वेश्चन 3 या 4 में ही आता है। किस्मत बहुत ही ज्यादा फूटी हुई हुई तो 5 में आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर 3-4 में आता है। नहीं बताया था तो कहीं लिख लेना। चलिए लिखें 20 जून 2024 का पेपर क्वेश्चन 3 का ए पार्ट। सारे बच्चे फिर से जरा मैं चैट बॉक्स खोल रहा हूं, यस और नो आपने बताना है, ठीक है, यस और नो। आइए बेटा, बेटा रिसीट्स में आपने बताना है कौन इनकम कौन एक्सपेंस। तो ओपनिंग बैलेंस तो छोड़ दो, बताइए सब्सक्रिप्शन इनकम होगा नहीं होगा? सब बच्चे चैट पे, सब्सक्रिप्शन इनकम होगा, बिल्कुल सही। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस। एक नालायक ने फिर से एंट्रेंस फीस में नो बोला। अबे एंट्रेंस फीस लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं है, एंट्रेंस फीस इनकम होती है। अच्छा मिसलेनियस इनकम, वो तो नाम में लिखा है इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्याज की इनकम, जल्दी बताओ, किसी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कमाया, ब्याज की इनकम, इनकम है नहीं है? ये भी किसी नालायक ने नो लिखा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने ऊपर लिखवाया था, इंटरेस्ट भी इनकम होती है। अच्छा ये बताओ एक्सपेंसेस बताओ, सैलरी खर्चा होगा नहीं होगा? जल्दी बोले, सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है नहीं है? सैलरी एक्सपेंस है। रेंट इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है नहीं है? जल्दी बोले, रेंट इलेक्ट्रिसिटी भी खर्चा है। लाइब्रेरी बुक्स, क्या बुक्स खर्चा है नहीं है? लाइब्रेरी बुक्स, क्या बुक्स खर्चा नहीं है? वेरी गुड, बुक्स खर्चा नहीं है, बुक्स एसेट है। न्यूज़पेपर मैगजीन, क्या ये खर्चा है नहीं है? न्यूज़पेपर में ये खर्चा है भाई, इसका जो यूजेज है एक ही दिन का है। देख रहे हो कैसे फंसा रहा है वो। लाइब्रेरी बुक्स अपने पास एक दिन का नहीं है, बहुत टाइम का है, लेकिन जो न्यूज़पेपर मैगजीन है वो अपने पास एक दिन का। स्पोर्ट इक्विपमेंट बोलो खर्चा नहीं है, स्पोर्ट इक्विपमेंट भी खर्चा नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्चे, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये तो नाम में ही जवाब है, खुद ही लिखा हुआ है एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस। नीचे पढ़ते हैं एडजस्टमेंट में क्या क्या है। बाप रे बाप इतनी सारी एडजस्टमेंट, और अब बाप रे भाई बहुत सारी एडजस्टमेंट है भाई, पिछले साल का भी डेटा दिया है, इस साल का भी डेटा दिया है, बाप रे बाप। नीचे भी डेटा दिया है, कह रहा है क्लोजिंग वैल्यू फर्नीचर स्पोर्ट इक्विपमेंट की निकलेगी डेप्रिएशन के बाद 10% 15%। और कह रहा है क्लब की लाइब्रेरी बुक्स रीवैल्यू होती है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, और जब रीवैल्यू हुई तो 30 की हो गई। एक बात बताओ, क्लब की जो लाइब्रेरी बुक्स है, सब बच्चे हाथ में कैलकुलेटर उठाओ, सब बच्चे हाथ में कैलकुलेटर उठाओ, बताओ पिछले साल लाइब्रेरी की किताब थी 22, सबको दिख रहा है? बोलो बेटा हाँ या ना। पिछले साल लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी थी 22। अब बताओ इस साल हमने लाइब्रेरी में किताबें खरीदी 10,500 की, बोलो कितनी होनी चाहिए? 22 की पिछले साल थी, 10,500 की इस बार खरीदी, तो इस बार लाइब्रेरी में किताब कितने की होनी चाहिए बोलो? 22 की पिछले साल थी, 10,500 की इस बार खरीदी, तो होनी चाहिए थी कितने की? 32,500। लेकिन साल के आखिरी में इनकी कीमत सिर्फ 30 है। बोलो 32,500 वाली किताबों की कीमत सिर्फ 30 है, तो क्या कह सकता हूं 2,500 डेप्रिसिएशन होगा? बोले बेटा 32,500 वाली किताबों की कीमत साल के आखिरी में सिर्फ 30 है, तो क्या समझ में आता है कि 2,500 कंजम्पशन या डेप्रिसिएशन होगा? हम कुछ भी लिख सकते हैं उसको, लेकिन उसने बोला नहीं है तो हम अपने हिसाब से लिख देंगे। बाकी कह रहा है 60% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करनी है, भाई 60% कैपिटल फंड में जुड़ेगा, बाकी 40% इनकम एक्सपेंस में आएगा। आपसे कह रहा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। 12 मार्क का सवाल है भाई साहब, 12 मार्क्स। आइए शुरू कर रहे हैं, फॉर्मेट बनाएंगे। लिखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 24। और बैलेंस शीट एट 31 मार्च 24। फॉर्मेट बनाओ, रेडी हो तो डन का मैसेज डालो, साथ में चलेंगे, आगे मत भागना। फॉर्मेट बनाओ, रेडी हो तो बताना, आगे चलेंगे।
चलिए, तो दोस्तों पहला अपने पास आ रहा है सब्सक्रिप्शन 295, यहां पे लिखें सब्सक्रिप्शन 295। अब इसमें मुझे एडजस्टमेंट करनी है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर जुड़ता है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर घटता है। आए जरा चेक करें। आए जरा चेक करें, नीचे आ जाओ, सब्सक्रिप्शन ढूंढो। ये देखो सब्सक्रिप्शन के 2 पॉइंट हैं। रिसीवेबल, सारे बच्चे बताओ रिसीवेबल से क्या समझ में आता है कि मिलना बाकी है या मिल गया है पहले ही? क्या ये आउटस्टैंडिंग होगा, एडवांस होगा? रिसीवेबल से मतलब क्या समझ में आता है? आउटस्टैंडिंग। तो बताओ, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का 18,700, इस साल का 20,600। भाई इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, मतलब मैं तो बिल्कुल खुश हो जाऊं बिल्कुल। 18,700 20,600 डालो, पिछली बार का 18,700, इस बार का 20,600। और मजे की बात, एडवांस भी गिवन है, तो भाई एडवांस प्रीवियस ईयर का जुड़ता है, एडवांस इस साल का माइनस होता है। करें, एडवांस भी गिवन है 7,000 और 8400, 7,000 8400। कोई एक बहादुर बच्चा प्लीज यार ये करके बताना कितना आता है। 20,600 जोड़ना है, 7 जोड़ना है, और 18,700 माइनस करना है, 8400 माइनस करना है। प्लीज बताइए कितना आता है। जब तक आप ये बता रहे हो मैं आउटस्टैंडिंग वाली चीज बैलेंस शीट में डाल देता हूं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें मिलना बाकी है 20,600। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें पहले ही मिल चुका है 7,000, नहीं 8,000, 8,400। बोले बेटा कोई दिक्कत, कोई डाउट? करंट ईयर की जो चीजें अपने पास होती है वो अपने पास बैलेंस शीट में भी आएंगी। तो करंट ईयर की चीजें आपके पास गिवन है, ये बैलेंस शीट में भी। क्लियर सारे बच्चे? 295400, ये 2955 बताया नालायक ने। चलो ज्यादा बच्चे 2954 बता रहे हैं। अच्छा सारे बच्चे जरा एक बात समझे, क्या आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर याद है? अगर आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर याद है तो उसमें आपको याद होगा कि हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे ओपनिंग कैपिटल के लिए। इस सवाल में ना असलियत में मेरे पे ओपनिंग कैपिटल है नहीं, तो आप जानते हो मुझे एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। तो मैं वर्किंग नोट में आके पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, बैलेंस शीट एट 31 मार्च 23। तो इसमें भी चीजें डाल देना, क्योंकि इससे हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आए। बेटा ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो निकालनी तो पड़ेगी। तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या था और पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या था, डालो। पिछले साल आउटस्टैंडिंग अपने पास था 18,700, पिछले साल एडवांस था 7,000। सारे बच्चे बोलिए क्या पहले पॉइंट में कोई दिक्कत? फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, फटाफट से बताइए। अरे बोलो, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है? चलें आगे। चलो ठीक है, तो जी सब्सक्रिप्शन भी हो गया। आगे आइए, नीचे के ये पॉइंट भी डाल दिया एडवांस। सब्सक्रिप्शन के बाद एंट्रेंस फीस, भूल मत जाना, एंट्रेंस फीस अपने पास 60% कैपिटलाइज होगा। तो जो यहां पे ओपनिंग कैपिटल होगी उसमें 60% एंट्रेंस फीस जुड़ेगी, तो 40% एंट्रेंस फीस यहां है। बताइए एंट्रेंस फीस कितना है? 50 करना भाई जरा, 50 का 40% हो गया 20। वेट 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 वेट, सारी बैटरी मुर्दा है, थोड़ा जोशीली बैटरी दो भाई। हाँ बेटा, वॉइस आ रही है अब सब बच्चों को? वॉइस आ रही है सब बच्चों को? चलिए, तो 60% एंट्रेंस फीस यहां पे आएगी, 40 यहां, 40 कितना 20,000 होता है, 60 कितना शायद कितना होता है 30। ये लो बेटा, कोई दिक्कत, कोई डाउट, फटाफट से बताइए। 2955 आ रही है भाई, तुम क्या करते हो यार? 2955 है, चलो अब ठीक है। चलिए एंट्रेंस फीस भी हो गया, और आइए फिर कह रहा है मिसलेनियस इनकम।
मिसलेनियस इनकम के बारे में कोई पॉइंट है तो पढ़ो। मिसलेनियस इनकम के बारे में नीचे कुछ नहीं बोला तो आइए मिसलेनियस इनकम डायरेक्ट आ जाएगा। मिसलेनियस इनकम अपने पास है 19,850 और साथ में अगला कह रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कह रहा है 8,000, दिया तो 8 है और इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट भी है। पढ़े, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट दे रखी है, पढ़े। इंटरेस्ट अक्रूड, सारे बच्चे बताओ अक्रूड का मतलब क्या है? पहले ही मिल गया या मिलना बाकी है? अक्रूड का मतलब क्या है? क्या पहले ही मिल गया या मिलना बाकी है? मिलना बाकी है, और मिलना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग है। तो पिछली बार का भी 2, इस बार का भी 2, नलीफाई हो जाएगा बट करके दिखाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग अपने पास करंट ईयर जोड़ेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, 2 से 2 फिंटूस हो जाएगा तो ये 8 ही आ जाएगा। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अपने पास जो है इस साल की बैलेंस शीट में 2 आएगा और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पिछले साल की बैलेंस शीट में भी 2 आएगा। सारे बच्चे बताइए इंटरेस्ट के पॉइंट में कोई दिक्कत? सारे बच्चे बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई डाउट? इनकम वाले पॉइंट मेरे ख्याल से सारे खत्म हो गए। इनकम वाला जो पॉइंट है ये सब खत्म। नीचे क्या क्या खत्म हो गया? सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया। चले पेमेंट्स में आइए। पेमेंट में सबसे पहले है सैलरी। आइए बेटा, सैलरी, सैलरी यहां पे डालेंगे। सैलरी सबसे पहले डालिए 1,55, 1,55 दिया और सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर जुड़ेगा, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर घटेगा। डालिए सैलरी में आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,200, 12,400, 10,200, 12,400। कोई बच्चा प्लीज सॉल्व करके बताओ। और आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में भी आएगा। इस साल का 12,400 देना बाकी है, पिछले साल 10,200 देना बाकी था। प्लीज बताइए कितना आ रहा है? पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में आएगा, इस साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में आएगा। ये कितना आता है प्लीज बताइए? 157200। बोले बेटा जी सैलरी वाले पॉइंट में कोई दिक्कत? और देखें सैलरी के बाद अगला दिया हुआ है रेंट इलेक्ट्रिसिटी 69,750। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 69,750। अंदर पड़े एडजस्टमेंट में अपने पास ये भी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 6500 और 7600। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 6500 और 7600। प्लीज बताइए कितना आता है जब तक मैं सैलरी और इसको उसमें डालूं। आउटस्टैंडिंग रेंट और इलेक्ट्रिसिटी लायबिलिटी भी है, इस साल का 7600, पिछले साल का 6500। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटा सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये? 80,750। कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 70,750, 70,850 कैसे आ जाएगा मेरे भाई? 80 आना चाहिए, 70 ही आ रहा है। अबे यार ये, अच्छा 70 ही आ रहा है। अच्छा अच्छा मैंने गलत कर दिया। 70,750 या 850? 70,850। देखना 850 है ना, क्योंकि ये बनता है 1100। हाँ तो 850 आ रहा है। चलिए और देखें अगला दिया है लाइब्रेरी बुक्स 10,500। बेटा लाइब्रेरी की बुक्स तो यहां पे नहीं आएंगी पर बुक्स का डेप्रिसिएशन यहां पे आएगा, तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स। देखो कैसे, पिछले साल लाइब्रेरी बुक्स थी 22, इस साल खरीदी अपने पास 10,500 और साल के आखिरी में बची है 30, तो 2,500 का डेप्रिसिएशन आएगा। बोले कोई दिक्कत? और यहां पे लाइब्रेरी बुक्स जाके दिखा दो बैलेंस शीट में, साल के आखिरी में यहां पे 30 है और पिछले साल के उसमें लाइब्रेरी बुक्स जो थी वो 22 थी, तो पिछले साल 2,200 हो गई, इस साल अपने पास 3,300 हो गई,
और 22 में 10,500 खरीदा तो 32,500 होना चाहिए, पर है सिर्फ 30, तो 2,500 डेप्रिसिएट। बोले कोई डाउट, कोई दिक्कत, फटाफट से, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, बोलो बेटा, कोई डाउट, कोई दिक्कत। और देखें, न्यूज़पेपर मैगजीन, कुछ न्यूज़पेपर मैगजीन के बारे में नहीं बोला तो डायरेक्ट आ जाएगा, डालिए न्यूज़पेपर मैगजीन। न्यूज़पेपर मैगजीन है 16,600। न्यूज़पेपर मैगजीन के बाद स्पोर्ट इक्विपमेंट है। अब स्पोर्ट इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन बोल रहा है, स्पोर्ट इक्विपमेंट पे और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन बोल रहा था 15%, तो यहां पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट। देखो कैसे लगाऊंगा, थोड़ा गौर करना। स्पोर्ट इक्विपमेंट जो पिछले साल थे वो थे 41,500 और इस साल खरीदे 28,500, तो बोलो कितने हो गए? 41,500 पिछले साल, इस साल 28,500 खरीदे, और जो भी खरीदे उसके ऊपर अब डेप्रिसिएशन लग जाएगा। स्पोर्ट इक्विपमेंट पे बोल रहा था डेप्रिसिएशन 15%। बेटा कोई बच्चा जरा निकाल के बताना कितना आ रहा है। 41,500 के पहले थे, 28,500 के अभी खरीदे, और उस पर 15% डेप्रिशिएट कर दिया, तो कितना आ रहा है? 15% डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई, मतलब ये कितना आ रहा है? तो जरा नीचे कर दूं। 10,500, तो 10,500 यहां डालो, डेप्रिसिएशन आ गया। पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखाओ 41,500 के स्पोर्ट इक्विपमेंट, इस साल की बैलेंस शीट में दिखाओ स्पोर्ट इक्विपमेंट 41,500 थे और 28,500 आए, और साथ में डेप्रिसिएशन लग गया 10,500। बेटा ये माइनस करके बताना कितने स्पोर्ट इक्विपमेंट बच रहे हैं। 41,500 थे, 28,500 आए, और ये अपने पर 10,500 चले गए, कितना बचेगा ये प्लीज बताना। बोलो बेटा कितने बचेंगे? 59,500 यहां डाल लीजिए, स्पोर्ट इक्विपमेंट भी हो गया। और पढ़े, स्पोर्ट इक्विपमेंट के अलावा अपने पास है सन्ड्री एक्सपेंस 71,050, और सन्ड्री एक्सपेंस के बारे में भी कुछ नहीं दिया, तो डालिए सन्ड्री एक्सपेंस 71,050। और देखें और क्या है, रिसीट पेमेंट में तो मैंने सब कुछ यूज कर लिया। ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक का और क्लोजिंग बैलेंस कैश बैंक का अपनी अपनी बैलेंस शीट में डालो। ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक का है 5200 और 35,500, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। कैश 5200, 35,500, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, कैश और बैंक। क्लोजिंग बैलेंस है 8,750, 53,400। लीजिए, रिसीट पेमेंट पूरा खत्म हो गया। अब देखिए नीचे क्या क्या बचा है, नीचे चेक करें। सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, रेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पिछले साल भी 1,00,000, इस साल भी 1,00,000, डालिए इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में आ जाएगा। इस साल भी 1,00,000 है, पिछले साल भी 1,00,000। ये लीजिए, इन्वेस्टमेंट के अलावा इंटरेस्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर 65,500 का है, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन बोल रहा था 10%। बेटा प्लीज थोड़ी हेल्प कराओ, फर्नीचर पिछले साल 65,500 का है, फर्नीचर पिछले साल 65,500, इस साल उस पर 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो 65,500 पे 10%, 6550, और इस साल फर्नीचर कितना हो जाएगा? 65,500 में से 6550 गया, बेटा प्लीज बताएं कितना आता है? 58,950। सबका यही आ रहा है 58,950। चले ठीक है। और देखें, नीचे फर्नीचर भी हो गया, स्पोर्ट इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया, क्लब की लाइब्रेरी बुक्स हो गई, एंट्रेंस फीस हो गई, सब कुछ खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म। आए बेटा, सबसे पहले निकालिए अपनी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल फंड बोलेंगे इसको। बेटा कोई एक बच्चा बताइए कितना आता है प्लीज।
कितना आता है बताओ, कितना आता है? बोले। अरे कोई जवाब नहीं आया, मुझे ही करना पड़ेगा क्या? चलो कर देते हैं। 65 और 35, ये कितना हो गया अपने पास? 1 लाख, 1 लाख एक, 1 लाख 6, 1 लाख 6 और 141, 147, 147 एंड अपने पास जो है 40, 147 और 40 हो गया अपने पास 187, 189, 289, 289 और 1400, 290, 400, 290, 400, टोटल यही आ रहा है। माइनस करेंगे 10 और 7 17 और 6 23, 23,700। टू सिक्स फाइव सेवन आ रहा है, 2667 आ रहा है। 2657 आ रहा है, 2667 आ रहा है, 2667 आ रहा है। चलिए ऊपर आगे डालें। ओपनिंग कैपिटल 2667। यहां पे जरा सरप्लस डेफिसिट निकाले कोई एक बच्चा। मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं। सरप्लस डेफिसिट जरा बताओ कोई एक बच्चा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है? 295500, 20,000, 19850, 8,000। टोटल बन रहा है 343350 माइनस 157,200 माइनस 70,850 माइनस 2,500 माइनस 16,600 माइनस 10,500 माइनस 71,050 माइनस 6,550। 8100 सरप्लस आ रहा है क्या? 8100 प्लीज चेक। 8100 का सरप्लस आ रहा है, प्लीज चेक। जो सरप्लस आया कैपिटल में जुड़ जाए। आखिरी में ये टोटल करना है बेटा, प्लीज चेक। सरप्लस 81 आ रहा है क्या? प्लीज चेक। लो बेटा, क्वेश्चन हो गया मैच। ये था आपका 12 मार्क का सवाल। बताओ क्वेश्चन करके मजा आया नहीं? बोले बेटा क्लियर है कि नहीं? बताओ, पेपर में आया हुआ 12 मार्क का सवाल है ये। क्या बुराई है क्वेश्चन में? तू लेट हो गया, कौन है नलायक है जो अब बता रहा है सरप्लस? अबे स्पर्श मैंने खत्म भी कर दिया, मैंने सरप्लस भी निकाल दिया, जोड़ भी दिया, बैलेंस शीट टोटल भी आ रही है। 3 3 3 2 0 0। जल्दी करो। हो गया बेटा? आया समझ में? नहीं आया? जल्दी बोले।
तो ये आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इस तरीके से आपने करना है। ओके, एनपीओ हर साल आता है जी, हर बार आता है, हर बार, एवरी टाइम। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं, ये क्वेश्चन आपके स्टडी मेट का ही है, मैं ये बात आपसे बार 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 कह रहा हूं, आई एम रिपीटिंग दिस ऑफन एंड ऑफन एंड ऑफन एंड ऑफन अगेन। आपका पूरा पेपर स्टडी मैट से आता है। बुरी बात ये है, ये एक अनफॉर्चुनेट सीन है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये स्टडी मैट से आया। बच्चे आके लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, सर पेपर हमारा पूरा बाहर से आया, आपने तो कहा था स्टडी मैट से आता है। तो आपको दो चीजें बड़ी रखनी पड़ेंगी भाई। एक, आपको मेरे पे फेथ रखना पड़ेगा, आपको इतना भरोसा तो करना पड़ेगा कि जो मैं आपसे क्लास में कह रहा हूं तो वो ठीक ही कह रहा हूं, क्योंकि जब तक आप मेरे पे फेथ नहीं करोगे, आपके मन में डाउट होगा, तो फिर आपका पेपर देते समय भी वो डाउट बरकरार रहेगा। आपको लगेगा पता नहीं सर जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो यू नीड टू बिल्ड अ फेथ। अब वो फेथ बिल्ड करने के लिए मैंने आपको पेपर पैटर्न भी दिखा दिया, मैंने कब कितने मार्क का है वो भी दिखा दिया। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन भी स्टडी मैट का है। आए चलो चेक करें, ये मैंने स्टडी मैट खोला हुआ है इसका, एनपीओ का, और मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं। ये पढ़िए, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये बार जरा पढ़ के देखो, तुम्हें पढ़ के खुद चीजें समझ में आएंगी। स्पोर्ट राइटर क्लब गिव यू द रिसीट पेमेंट अकाउंट, जरा पढ़ना। सब्सक्रिप्शन, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरी बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, सन्ड्री एक्सपेंस, स्पोर्ट इक्विपमेंट। नीचे पढ़िए, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन, न्यूज़पेपर, फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट अक्रूड, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, फर्नीचर, स्पोर्ट इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स। यही सवाल है बट डिजिट अलग है, यही सवाल है। नीचे पढ़िए, क्लोजिंग वैल्यू फर्नीचर स्पोर्ट इक्विपमेंट डिटरमाइन होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन 10%, 20%, हमारे में 15 था। लाइब्रेरी बुक्स रीवैल्यू हो गई 5250 पे। हमारा जो क्वेश्चन था पूरा सेम वही है, पैटर्न सेम है, लेकिन अपने पास क्वेश्चन डेट बदल दी है। हमारे क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस का पॉइंट भी था, इसमें एंट्रेंस फीस का पॉइंट नहीं। बताइए, ये पूरा क्वेश्चन अब आपका जो पेपर में आया सिर्फ डिजिट चेंज करके आया, तो क्या आप इसको ये बोलोगे कि ये स्टडी मेट से बाहर से पेपर आया? कहां से बाहर? मतलब आप ये चाहते हो कि भाई इंस्टीट्यूट जो आपको पेपर दे उसमें डिजिट भी ना चेंज करे, तब हम कहेंगे कि ये पेपर स्टडी मेट से। बच्चे पता है क्या कहते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं उनके मैसेज के, जो कि अनएथिकल हो जाएगा, नहीं दिखाना चाहिए। बच्चे पेपर देकर आते हैं, मैसेज भेजते हैं, सर यू लाइड टू अस, आपने हमें झूठ बोला कि आपका पूरा पेपर स्टडी मेट से आता है, अगर आप हमें स्कैनर करने को बोलते तो हमारे नंबर अच्छे आते। उसी जगह पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 85, 90, 95 मार्क्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर आपने कहा था आप स्टडी मेट कर लो, 3 बार स्टडी मेट करा, वहां पेपर में जाके हमें पेपर देख के पता चल गया कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरे हाथ से करा हुआ। सोच के देखो, आपको स्टडी मेट अपना बिल्ड करना है बहुत अच्छी तरह से। अगर आपने स्टडी मेट को 2 या 3 बार सॉल्व कर लिया तो आपका पेपर इजिली क्रैक हो जाए। अगर आपने स्टडी मेट को नहीं करा, यू विल फाइंड पेपर वेरी 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 टफ। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने जो क्वेश्चन करा है वो ठीक है या नहीं है, वो प्रॉब्लम है। डालो इसको क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 9 घर से कीजिएगा। इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 8, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, 9 और 8। लिखो शाबाश। और इलस्ट्रेशन नंबर 11, 8, 9 और 11 ये आपने होमवर्क में करनी है। इसे निपटाइएगा। कल हम आपसे मिलेंगे, कल ट्यूसडे है, 2:45 PM। हम एडमिशन टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। कल आपका एडमिशन चलेगा, वो आगे चलेगा। ये आपने अपने पास जो है खत्म करना है एनपीओ का 8, 9, 11 टॉपिक, ये अपना निपटा। ठीक है बॉस, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में और आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।